जो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन। देखिए जो आपने अभी तक पढ़ा है किसी भी एग्जाम में कम से कम 80% और अपर साइड 90% तक जो पेपर है उसी कंटेंट में से डिजाइन होता है। अब जो आपको कंटेंट पढ़ना है ये वेटेज रखता है 10 से 20% की, और उसी हिसाब से हम जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो हमें पता है पैन बेस्ड है एंड स्टेट स्पेसिफिक है। हर स्टेट के लिए आपको अलग से एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। However, a business entity having separate places of business in a state may obtain separate registration for each of its place of business। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सपोज मिस्टर ए है, उनका एक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है और एक उनका बिजनेस है टेक्सटाइल का। तो उनके ऊपर है कि वो चाहे तो दोनों को कॉमन जीएसटी में रखें या दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। बट हमेशा सेफर साइड बिजनेसमैन जो है दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर लेके चलता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है उसको हम जीएसटी कहते हैं, जो कि 15 डिजिट का नंबर है। एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयर इन दिस जीएसटी इज मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है जब आप जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें ये 15 डिजिट नंबर आपका अवेलेबल होता है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक, दैट इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये नहीं है कि आपको सीजीएसटी के लिए अलग करवाना है, एसजीएसटी के लिए अलग करवाना है, एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है और उसी से ही आप सारे टैक्सेस पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सन्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। किसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? तो ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है, एज द केस में भी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख। दोज हु एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट elaborated separately in the diagram below। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये स्टेट्स हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पर अगर जो सप्लायर है वो 10 लाख से ऊपर की गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना। स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ₹20 लाख फॉर सर्विसेज एंड ₹40 लाख फॉर गुड्स, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए सर्विस के केस में और 40 लाख रुपए फॉर गुड्स के केस में, ये आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, तो ट्रांसफरी इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। ट्रांसफरी जो है वो जीएसटी पे करेगा। इन केस ऑफ एमलगमेशन, डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एक्सेट्रा, ट्रांसफरी लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्टर ऑफ कंपनीज इशूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एमलगमेशन, डीमर्जर वगैरह हुआ है या कोई भी लीगल एस्पेक्ट की वजह से, तो ट्रांसफरी जो है उसको बेसिकली वो लायबल है रजिस्टर करवाने के लिए, और किस दिन से? जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार इशू करेगा। इसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब पता होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? तो प्लीज इसका मतलब है टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्टेड प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई। इसको मिला करके चारों को हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर ऑन सेम पेन कंप्यूट किया जाता है। मतलब अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं तो सबको क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट से चेक करना होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप क्या करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे विच इंक्लूड टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज। और अगर सपोज वो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में ट्रेड कर रहा है और वो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए से ऊपर आ जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर जो है सपोज 20 लाख रुपए से ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर सपोज एग्रीगेट टर्नओवर आपका आया 22 लाख और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 20 लाख। तो इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। समझ में? बहुत सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर में हमें क्या क्या लेना है। बात करते हैं, चलिए बच्चों इसके बाद बात करते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जब सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट को साइड में रख दो, इन केसेस के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लायर है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पेबल है और वो ऐसी सप्लाईज रिसीव कर रहा है जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, अ पर्सन हु सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, दैट इज अगर एजेंट सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ये पर्सन क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, सप्लायर हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है? सबसे पहले पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। अगर वो रिवर्स चार्ज सप्लाईज दे रहा तो रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाना है, सप्लायर को करवाना जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, क्योंकि आपने देखा था इनकी मैक्सिमम जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज या बोथ नॉट लायबल टू टैक्स, कोई व्यक्ति ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जो टैक्स के लिए लायबल नहीं है या होली एग्जेम्प्ट है। देखो नॉट लायबल टू टैक्स का मतलब है नेगेटिव लिस्ट में आता है, होली एग्जेम्प्ट का मतलब है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से कवर अप होता है। देखो कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसके पहले 6 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए उनके लिए कुछ भी नहीं है, जिनके पहले 6 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बहुत कुछ है।
पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू ₹20 लाख, अगर 20 लाख रुपए तक की टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं इंटरस्टेट तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर 20 लाख रुपए तक के इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई हो भी रही है, वैसे यहाँ बोला था इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन टैक्सेबल सर्विसेज है 20 लाख तक या नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सेम वे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख। तो मेन है अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं और सर्विसेज हैं 20 लाख रुपए तक की और इंटरस्टेट सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, अदरवाइज हर केस में इंटरस्टेट सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही जनरली इस चैप्टर में क्वेश्चन पिक किया जाता है। चलिए बच्चों आगे, बात करते हैं वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, सेक्शन 24 जो आपने पढ़ा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 22 जो थ्रेशोल्ड लिमिट पे बेस था। तो अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इन 6 केसेस, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे इन एवरी सच स्टेट ड्यूटी इन विच ही इज सो लायबल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। और कब हो जाता है वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन? जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करे या इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर आ जाए, तो उसके 30 दिनों में उसे अप्लाई करना है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है इन एवरी स्टेट यूनिट टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल, और बड़े ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से कम 5 दिन पहले। यहाँ जिस दिन रजिस्ट्रेशन से लायबल है उसके 30 दिन के अंदर है, यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 5 दिन पहले है। देखो ये डेज आपको याद रखने पड़ेंगे और वैसे भी बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये आपको एकदम इसी तरीके से याद करने हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 22 या सेक्शन 24 से कवर अप नहीं होता, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी और ना ही वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के किसी केस में आता है, फिर भी चाहे तो अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22-24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या होता है? अगर आप सप्लाईज कर दे रहे हैं टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कुछ ऐसी एजेंसीज को जिनको यूनाइटेड नेशंस ने नोटिफाई किया हुआ है, या मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाइक IMF एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में जो है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है। इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जो आपने यहाँ देखा था, विद इन 30 days हमें देनी है। इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। उस केस में इफेक्टिव डेट कौन सी बनेगी? जिस दिन से वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सपोज वो 1 मई को लायबल था, तो 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैक्सिमम 31 मई तक, ठीक है। बट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मई ही मानी जाएगी। समझ में आई बात? एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 days ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, 30 दिन के बाद, सपोज 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करवाया 20 जून को, तो इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस केस में इफेक्टिव डेट वो मानी जाएगी जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से एकदम। बेसिकली अगर आपने विद इन 30 days करवा लिया शराफत से, तो जिस दिन से आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो उसी दिन से मान लिया जाएगा, लेकिन उससे आपने डिले किया तो फिर ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि बेसिकली आपकी क्या इफेक्टिव डेट होनी चाहिए। इसीलिए लिखा है इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा जिस डेट से, और दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑफिसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर के, इसे फटाफट तैयार करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपसे 4 to 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल है। देखिए, एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो भी व्यक्ति लायबल है, चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की वजह से, या अगर कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वो क्या करेगा? शेल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस स्टेट इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 ऑन GST कॉमन पोर्टल। फॉर्म GST रजिस्टर 01, इस फॉर्म के पार्ट ए के अंदर उसको क्या क्या देना है? अपना पैन, मोबाइल, ईमेल और कौन से स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, ये 4 चीजें उसे डिक्लेयर करनी है। उसके बाद जब वो पैन दे देगा तो वो पैन को वैलिडेट किया जाता है CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटाबेस से। एक्चुअली ये ऑनलाइन ही क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि पैन आपका जनरेट किया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ये जो GST है इसका वो क्या करता है, CBDT के डेटाबेस से आपने जो पैन सबमिट किया है उसको क्रॉस चेक करते हैं और वो ऑनलाइन ही कॉमन पोर्टल पे वैलिडेट हो जाता है। पैन एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेसेस आर वैलिडेटेड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंट इट टू इट। देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से देखो। बेसिकली जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल है, उस पर वो पासवर्ड भेजते हैं और उसके थ्रू जो है, जैसे OTP के थ्रू आप देखते हैं, उस तरीके से जो है उसे वेरीफाई करवा लेते हैं, और पैन ऑटोमेटिकली CBDT के डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं। और उसके बाद आपका एक TRN जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। और आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे एक TRN आएगा जिसको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर कहा जाता है। उस TRN का यूज करके एप्लीकेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करता है पार्ट B,
अभी तो पार्ट ए था, अब पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करेगा यूजिंग टीआरएन अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉमन पोर्टल पे जमा करवाने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें बताए गए होंगे, वो आपको लिस्ट अभी नहीं करनी। तो पार्ट ए कैसे करना है, पैन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट ड्यूटी, कहाँ पे करवाओगे आप, फिर वो मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करेंगे, पासवर्ड से टीआरएन जनरेट होगा, वो टीआरएन से आप पार्ट बी में जाओगे, ठीक है, और जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एन एक्नॉलेजमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शेल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली, और जब आप पार्ट बी फिल कर देंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगी कि हाँ आपका पार्ट बी जो है सबमिट हो गया। A casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in the electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after said deposit. जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको टीआरएन किस लिए मिलता है, ताकि वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवा सकें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और उनको एक्नॉलेजमेंट तभी इशू होती है जब वो उसके अंदर एडवांस जमा करवा देते हैं। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि क्या होता है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था बकायदा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्वेश्चन 1 मार्क का डिजाइन किया जा सकता है कि टीआरएन किस लिए मिलता है, फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और एक्नॉलेजमेंट तभी इशू होगी जब वो एडवांस टैक्स उसमें जमा करवा देगा। फिर एप्लीकेशन जब है आपकी, जो एक्नॉलेजमेंट पार्ट भी आपने फिल कर दिया, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। अब होगा क्या, जो आपने एप्लीकेशन फिल करी है ये प्रॉपर ऑफिसर के पास आगे फॉरवर्ड की जाएगी, और जो भी ऑफिसर है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेगा। इसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर जो भी एप्लीकेशन है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेगा, और उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है अलॉट कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पेशी है या एप्लीकेशन में कुछ कमी पेशी है तो वो क्या करेगा, विद इन 7 वर्किंग डेज जो है जो एक नोटिस इशू करेगा, और उसके अंदर जो भी उसे क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए वो डिमांड करेगा। अब अगर जो भी क्लैरिफिकेशन है या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को चाहिए वो एप्लीकेंट जो है फर्निश कर देता है कितने दिन में, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, तो उस केस के अंदर हमें ये देखना है कि उसके जवाब से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो क्या करेगा, तो उस केस के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 के अंदर। बट अगर किसी भी तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं है या जो उसने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसका जवाब जो है एप्लीकेंट विद इन 7 वर्किंग डेज नहीं देता है, तो उस केस के अंदर जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट करने के पीछे जो भी रीजन रहा, कि हो सकता है वो आपके जवाब से सेटिस्फाई ना रहा हो, या हो सकता है जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी वो 7 वर्किंग डेज में आपने ना दी हो, तो उसको रीजंस को रिकॉर्ड करेगा, मतलब अपने रिकॉर्ड्स में चढ़ा लेगा क्यों उसने एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट करी है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आंसर देखिए, पर्सन फेल पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ये क्या है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आधार नंबर देना होता है, व्यक्ति ने वो उस चीज़ के लिए ऑप्ट नहीं किया, या मैं कहूँ उस व्यक्ति को जो है आधार नंबर अपना आधार कार्ड देने की जरूरत ही नहीं थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप ऐसे कहेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना नहीं होता, पर्सन एग्जेम्प्टेड। तो कौन से पर्सन एग्जेम्प्टेड है, ऐसे व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज जितनी भी होती हैं, जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जितने भी व्यक्तियों ने अप्लाई किया है यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए। अब यूनिक आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, मैं आपको सरल अक्षरों में समझाता हूँ। देखिए, कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कि जिनको अगर कुछ सेल किया गया है, या दूसरे अक्षर में मैं बोलूं कि उन एस्टेब्लिशमेंट्स ने जो भी परचेजेस किए हैं, तो उन्होंने जितना भी टैक्स पे किया है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी ऑन परचेजेस, वो सारा का सारा उनको रिफंड मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, वो जो भी परचेजेस करेंगी उस पर जितना भी जीएसटी पे हुआ होगा उसका सब रिफंड उन्हें मिल जाएगा। फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसी जो भी परचेजेस करती हैं उसका सारा का सारा जो है रिफंड मिल जाता है जीएसटी का, उन परचेजेस जितना भी पे किया होता है। ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो नोटिफाइड है अंडर यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947, उन्होंने भी जितनी भी परचेजेस की होंगी उस पर जो भी जीएसटी पे किया होगा उसका रिफंड मिल जाएगा, या ऐसे व्यक्ति जो नोटिफाइड है बाय कमिश्नर। तो अब इनको रिफंड लेने के लिए क्या करना होता है, इनको बेसिकली यूआईएन के लिए अप्लाई करना होता है, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तो हमने पढ़ा है जीएसटीन होता है, एक होता है यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक स्पेशल तरह का जीएसटी सर्टिफिकेशन होता है फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और एम्बेसीज के लिए, इनके लिए जिनको जो है टैक्सेस नहीं लगते इंडियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन इन्होंने जो भी बेसिकली परचेज की होती है उसमें जितना भी जीएसटी पे किया होता है वो सारा का सारा रिफंड क्लेम करने के लिए ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो जब वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उस समय जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो उनको करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास आधार नहीं होगा। पर्पस क्या है, द यूएन अलाउज द पर्सन टू रिसीव द टैक्स रिफंड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज परचेजेस। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो एग्जेम्प्टेड है आधार ऑथेंटिकेशन से, कौन है वो समझ में आ गया आपको। तो उस केस के अंदर होता क्या है कि अगर लगता है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत है जगह की, क्योंकि भैया आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा नहीं रहे हैं, तो अगर ऐसा लगता है ऑफिसर को कि नहीं यार बिना आधार ऑथेंटिकेशन के जो है हमें सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, हमें जो है फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी जगह का जाके करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट कैटेगरी का बंदा हो, पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, तो उस केस के अंदर अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने दिनों में ग्रांट करना है, तो वो विद इन 30 डेज करना है ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो हमने पीछे बात करी है 7 वर्किंग डेज के अंदर अलॉकेट करना होता है ऑल, वो सब जो है रिप्लेस हो जाता है किससे, 30 डेज में। मतलब अगर व्यक्ति ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो उस केस के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर उसको लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत। देखिए, इस चीज में मत कंफ्यूज होइएगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना वो प्रॉपर ऑफिसर जो भी है जिसने रजिस्ट्रेशन अलॉट करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता है या नहीं चाहता। हमारा प्रोविजन ये है कि
अगर आधार ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वहां पर रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज होगा। और उस केस के अंदर जो टाइम लिमिट है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस वो भी कितनी होगी उसके पास 30 डेज की होगी फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट। ये हमने देखा था कि वैसे ये 7 डेज के अंदर करना होता है सब, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो ये समय जो है वो कितना हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। और आधार ऑथेंटिकेशन से कौन एग्जेम्प्ट है वो हमने देख लिया, और उसमें हमने देखा कि यूआईएन का क्या मतलब होता है। ये सारा का सारा जो है आप नोट करिए फास्ट। डीम्ड डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, ये क्या है बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और जो प्रॉपर ऑफिसर है फेल्स टू टेक एनी एक्शन, वो एक्शन नहीं लेता है। अब एक्शन नहीं लेता मतलब देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है कि आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर हमने देखा था कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो विद इन 7 डेज जो है प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो विद इन 7 डेज जो है वो आपको नोटिस इशू करेगा, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगेगा। उस क्लैरिफिकेशन का जवाब जो है आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर देना होता है, और 7 वर्किंग डेज में जवाब देने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो उसको अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको जीएसटी सर्टिफिकेशन इशू करना होता है। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो विद इन 30 डेज जो है प्रॉपर ऑफिसर को आपको रजिस्ट्रेशन अलोकेट करना होता है। ये सब हमने देखा था, लेकिन ऑफिसर जो है ये टाइम बाउंड नहीं करता है, मतलब विद इन 7 वर्किंग डेज नहीं करता है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं मिलती है, या विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, या विद इन 30 डेज वेयर पर्सन डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो टाइम लिमिट में अगर प्रॉपर ऑफिसर काम नहीं करता है, उसकी तरफ से फेलियर होता है, तो मान लिया जाएगा कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेंट के फेवर में काम करता हुआ ये प्रोविजन है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स में दिस एंड दिस, इसके बाद ये लाइन ऐड कर सकते हैं, एंड नो ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये लाइन इसमें भी ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा लिखने में, और कोई नहीं, बाकी इतना भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, इज वन हु हैज रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट बट वांट्स टू इफेक्ट सप्लाईज फ्रॉम सम अदर स्टेट इन विच ही इज नॉट हैविंग फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। Non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supplies from any state in India, and for that he needs GST registration. अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है ही नीड्स टू रजिस्टर इन सच स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब देखिए, इनको 5 दिन पहले जो है कम से कम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जब से वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब स्पेशल पोजीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑल्सो फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ऑपरेशन पीरियड ऑफ सच कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। They have to apply for registration at least 5 days in advance before making any supply. Registration is granted to them, or period of operation is extended only after they make advance deposit of the estimated tax liability. ये हमने यहाँ देखा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में जो टीआरएन है वो बेसिकली एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स के लिए मिलता है इन ईसीएस, और उसी के बाद उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलती है। वही चीज़ यहाँ पर रिपीट की गई है, और वही चीज़ आपका बेसिकली एनआरटीपी में भी होगा। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि परमानेंट होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलेगा, क्योंकि दे वांट टू सप्लाई ओकेजनली specified in the registration application on 90 days from the effective date of registration. This is important, इस पे क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है कि कितने टाइम के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड या 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फटाफट इसको करिए फास्ट। अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑब्टेन किया था, और उस इन्फॉर्मेशन में आपको चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप खुद जाके कॉमन पोर्टल पे उसे चेंज कर सकते हैं। अगर वो नॉन कोर इन्फॉर्मेशन है तो उस केस के अंदर किसी ऑफिसर से ऑथेंटिकेट करवाने की उसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कोर इन्फॉर्मेशन है तो वो तभी इफेक्टिव होगी जब प्रॉपर ऑफिसर उसे अप्रूव कर देंगे। Except for changes in some core information in the registration application, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. कुछ कोर इन्फॉर्मेशन को छोड़ के अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इन केस the change in core fields of information, the taxable person will apply for amendment within 15 days of the event necessitating the change. Suppose आप बिजनेस ही बदल रहे हैं, आप पहले गुड्स की सप्लाई में थे सर्विसेज में जा रहे हैं, आप पहले टैक्सेबल गुड्स दे रहे थे आप एग्जेम्प्टेड दे रहे हैं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो द प्रॉपर ऑफिसर देन विल अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट 15 डेज। तो जिस दिन भी इवेंट हुआ है, जिस दिन से वो इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, उसके 15 दिन में आपको अप्लाई करना है, और प्रॉपर ऑफिसर जो है अगले 15 दिन में उसे अप्रूव करेगा। फॉर चेंज इन नॉन कोर फील्ड्स, नो अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड एंड द अमेंडमेंट कैन बी इफेक्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। तो ये था आपका अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके इसके बाद है बच्चों कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर सप्लायर चाहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, या प्रॉपर ऑफिसर खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, तो वो कब कर सकता है? और अगर कैंसिल कर दिया गया रजिस्ट्रेशन और उसको वापस से हम रिवोक करवाना चाहते हैं तो क्या कब वो हो सकता है?
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आ सकता है, ध्यान से देखिए। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड ईदर बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद कर सकता है या ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन उसे कैंसिल किया जा सकता है। कब? बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या ट्रांसफर कर दिया गया या एमलगमेट हो गया विद अदर लीगल एंटिटी या डीमर्ज हो गया या अदरवाइज किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ या चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस या टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो ये वो केसेस हैं जहां पर पर्सन अप्लाई कर सकता है कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। इन दीज केसेस पर्सन कैन अप्लाई, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं सप्लायर कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। सप्लायर से भी अच्छा वर्ड है, टैक्सेबल पर्सन आप यूज करिए, ठीक है, बेटर है, टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज करिए। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन। प्रॉपर ऑफिसर, देखिए सबसे पहली चीज यहां समझिए, आप इनकम टैक्स पर क्या होते हैं तो आप असेसिंग ऑफिसर लिख देते हैं जो कि एग्जाम में गलत हो जाता है। जीएसटी में आपको वर्ड यूज करना है प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर कब खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रवीन्ड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन, उसने कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन किया, या रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स या 3 मंथ्स फॉर कंपोजिट डीलर। अगर वो नॉन कंपोजिट डीलर है, उसने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करी है, और कंपोजिट डीलर है तो और 3 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड है उसने 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उसका सर्टिफिकेट जो है कैंसिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो भी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये वो 4 केसेस हैं जहां ऑफिसर के पास पावर है कि वो खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, लेकिन ये वो केसेस हैं जहां पर टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करेगा फॉर कैंसिलेशन। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registration, proper officer may suspend his registration during pendency of proceedings relating to cancellation of registration filed by such registered person। मतलब समझे आप कि अगर टैक्सेबल पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया या प्रॉपर ऑफिसर ने खुद कैंसिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास किया हुआ है, तो उस केस के अंदर चाहे प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, पेंडिंग है, तब भी प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है, अगर उसको लगता है तो प्रोसीडिंग्स पूरी होने से पहले भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। may suspend his registration during pendency of proceedings। this is something important। क्या पूछ सकता है एग्जाम में, क्या प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स के दौरान ही सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए? तो यस, प्रॉपर ऑफिसर पे ये पावर है। अब वैसे प्रोसीजर क्या है कैंसिलेशन का, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन, तो रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन शेल अप्लाई फॉर द सेम विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। जिस दिन से वो एंटाइटल है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए, उसके 30 दिन के अंदर उसे अप्लाई करना है। वारंटिंग कैंसिलेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फर्निशिंग, अब साथ में जब वो अप्लाई करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म तो कौन सी डिटेल्स देंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड ऑफ कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट। सिंपल भाषा में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जिस दिन से आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं उस दिन आपके पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, सेमी फिनिश गुड कितना पड़ा हुआ है, फिनिश गुड कितना पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड और जो भी कैपिटल गुड्स पड़े हुए हैं उसकी डिटेल्स आपको प्रॉपर ऑफिसर को देनी होती है। क्यों? क्योंकि उस पर जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया हुआ है वो सारा का सारा रिवर्स हो जाता है। उतना अमाउंट आपके ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कम हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सबसे पहले कम करते हैं, अगर वहां पे सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको ईसीएस में अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ये सब बातें हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। Liability thereon payment if any made and relevant document. Proper officer shall issue the order of cancellation within 30 days of submission of application. Proper officer 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास कर देगा, मतलब हमें 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट, और आगे जिस दिन हम अप्लाई कर देंगे उससे 30 दिनों के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो कैंसिलेशन का ऑर्डर पास करेगा। समझ में आई बात? वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल्स रजिस्ट्रेशन, ऑफिसर कैंसिल कर रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर यानी कि सीधे कैंसिल कर देता है, पहले वो एससीएन इशू करता है। एससीएन मीन शो कॉज नोटिस, कि आपका रजिस्ट्रेशन हम इस ग्राउंड पे कैंसिल करना चाहते हैं, क्यों ना हम कैंसिल करें, इसके बारे में आप जवाब दें। टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज टू अप्लाई टू सेट नोटिस विद इन 7 days, जिस दिन से शो कॉज नोटिस इशू होगा उसके 7 दिनों के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अप्लाई करना है। अब प्रोसीडिंग शेल बी ड्रॉप्ड, जो प्रॉपर ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस इशू किया है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, अगर रिप्लाई दे दिया जाता है शो कॉज नोटिस का और वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है। या इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू शो कॉज नोटिस, जो व्यक्ति है रजिस्टर्ड पर्सन है वो सारी की सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दे, सारी की सारी टैक्स की पेमेंट कर दे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड फीस। क्योंकि देखो प्रॉपर ऑफिसर जनरली शो कॉज नोटिस तभी देगा जब आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। 6 महीने से इन केस ऑफ नॉन कंपोजिट डीलर और 3 महीने से इन केस ऑफ कंपोजिट डीलर, जनरली वो तभी आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए सुओ मोटो डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप पे ऐसा नोटिस आया, आप 7 days में तो रिप्लाई करो, सेटिस्फैक्टरी नहीं तो जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, जो भी आपके टैक्स का अमाउंट बनता है विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस जमा करो। कैंसिलेशन ऑर्डर शेल बी इशूड विद इन 30 days ऑफ रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल। और अगर शो कॉज नोटिस से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 days जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। समझ में आई बात? फटाफट पहले यहाँ तक इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, फिर हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की। चलिए बड़े ध्यान से सीजीएसटी रूल्स को समझिएगा। देखिए 4 रूल्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, रूल 20, रूल 21, रूल 21A और रूल 22। रूल 20 बेसिकली बात करता है कि अगर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवाना है तो उसके लिए आपको कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है। रूल 21 बात करता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ही होगा।
रूल 21A बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। सस्पेंशन और कैंसिलेशन में डिफरेंस होता है। सस्पेंशन क्या है कि टेम्परेरी कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी वगैरह चल रही है। और 22 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले रूल 20 क्या कहता है, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू सबमिट करेंगे फॉर्म जीएसटी REG 16, ठीक है, जिसके अंदर जो है आपको अपनी सारी की सारी इनपुट डिटेल्स देनी होती है। अभी इनपुट किसका, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर कितना इनपुट है, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, स्टॉक का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल था, कैपिटल गुड्स जो पड़े हुए हैं आपके पास जिस पे आपको इनपुट आपने क्लेम कर रखा है, हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट एंड सच अदर डिटेल्स एज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है बेसिकली उसमें कितना आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, कैपिटल गुड्स, ये हमें देना होता है। और एप्लीकेशन के साथ जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कॉमन पोर्टल पे सबमिट करते हैं और विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग द कैंसिलेशन ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। ये क्या है कि देखिए ये एप्लीकेशन आपको कब लगानी है, जब कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा उसके 30 डेज में। अब ऐसा क्या इवेंट हो सकता है इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। जैसे आप अपना बेसिकली बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल करवाना चाहिए, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो है आप ये काम करेंगे। गॉट इट। तो रूल 20 हमें क्या बताता है कि एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लगानी है, उसमें क्या डिटेल देनी है, बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझिए। रूल 21 जो कि कहता है कि कुछ केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल इन सर्टेन केसेस, कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहला, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ऐसी जगह से जो कि आपका डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मतलब देखिए जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने बताया होगा कि आप बिजनेस कहां से करेंगे, और जब वहां पर हमने इंस्पेक्शन करी, ऑफिसर ने इंस्पेक्शन करी तो पता लगा आपका बिजनेस वहां से होता ही नहीं है, तो वहां पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, आप फेक इनवॉइसेस, फेक सर्विसेज जो है फेक इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और इसमें गवर्नमेंट ने बड़ी कार्यवाही जो है गवर्नमेंट कर रही है। लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स बना लेते हैं और सिर्फ बिल्स जो है वो इशू करते हैं सामने वाली पार्टी को जीएसटी का अमाउंट लेकर के, ताकि वो जो है उसको अपने एक्सपेंस दिखा सके। और इसको बोला जाता है बेसिकली नंबर 2 से पैसा नंबर 1 करना। अभी मैं इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। तो अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। 171 क्या है, देखिए 171 ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट्स कम किए हैं तो उसका बेनिफिट आपको कस्टमर को देना है, या गवर्नमेंट ने कुछ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देना शुरू किया है जो आपको पहले नहीं मिलता था, तो उसका बेनिफिट आपको कस्टमर को पास ऑन करना है। दिस इज बेसिकली एंटी प्रॉफिटिंग मेजर सेक्शन 171। एनी रिडक्शन इन द टैक्स और एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और द बेनिफिट ऑफ आईटीसी शैल बी पास्ड ऑन द बाय वे ऑफ रिडक्शन इन प्राइसेस। अगर आपने सुना हो सबवे का एक जो केस हुआ था इसके ऊपर, सबवे ने क्या किया, जब फूड के ऊपर जो जीएसटी रेट थे पहले वो लगभग 12% के आसपास, उसे घटा के जब गवर्नमेंट ने 5% किया तो उसने अपने प्राइसेस कम नहीं किए, तो इसके लेके जो है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस किया, और तो वो जो है सेक्शन 171 का ही मामला है। वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10। रूल 10 क्या है कि जब आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी देनी होती है, तो अगर उसमें आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दी तो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर। ये क्या है, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लिया जा सकता है, उसकी क्या कंडीशन एलिजिबिलिटी है, वो सब सेक्शन 16 में गिवन है, तो उससे हट के अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है। आप डिटेल्स दे रहे हैं आउटवर्ड सप्लाईज की फॉर्म जीएसटीआर 1 में कि आपने कितनी माल बेचा, कितनी सप्लाई करी, और जो आप रिटर्न के अंदर अपनी डिटेल्स देते हैं आउटवर्ड सप्लाईज की, उन दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये चीज हम देख चुके हैं कि रिटर्न अलग चीज होती है, फॉर्म अलग चीज होती है। रिटर्न आपने जब फाइल करी और रिटर्न में जो आपने सेल्स दिखाई और जो फॉर्म जीएसटीआर 1 में आपने सेल्स दिखाई, दोनों में अगर डिफरेंस है तो उस केस के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये नई अमेंडमेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और इसके बाद नेक्स्ट, वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86 जो कि नया रूल ऐड ऑन हुआ है। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि आप मैक्सिमम 99% जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अपना टैक्स पे कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। ये रूल 86 जो है हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कवर किया था, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट अवेलेबल इन ईसीएल, जिसमें हमने 99% की बात की थी कि 99% से ज़्यादा जो है आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसको वायलेट करने की कोशिश करी तो उस केस के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बड़े अच्छे से दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, रूल 20 को, रूल 21 को। चलिए बात करते हैं रूल 21 की, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब इन केसेस में आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर द टाइमिंग, कैंसिल नहीं होगा, सस्पेंड होगा। कब, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए अंडर रूल 20, तो उस केस के अंदर जिस दिन वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है या जिस दिन से वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता है, दोनों में से जो भी लेटर डेट होगी उस डेट से जो है एक बार तो ये मान लिया जाएगा कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो चुका है। फाइनल कैंसिलेशन हुआ है या नहीं हुआ वो हम देखते हैं रूल 22 के अंदर, जब पूरा का पूरा सारी चीजें कवर अप हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो है उसका सस्पेंड मान लिया जाएगा, जो भी दोनों में से लेटर डेट होगी, कौन सी, जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई या जिस दिन से वो खुद कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं, दोनों में से जो भी लेटर होगा। ये तो है सब रूल 1। अब सब रूल 2 क्या कहता है कि अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन जो है वो सस्पेंड के लायक है एंड कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, मतलब किसी व्यक्ति ने जो है कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या रूल 21 की वजह से, जिसमें हमने देखा था कि कुछ केसेस के अंदर कैंसिलेशन होना ही चाहिए, तो वहां पर जो है प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब अभी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो पूरी की पूरी चल रही हैं जिनके बेसिस पे देखा जाएगा कि कैंसिलेशन होना या नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो पेंडिंग है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन जो है वो लायबल टू बी सस्पेंडेड है। तो उस केस के अंदर जो है ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अभी कहना क्या चाह रहा है सर, देखो कहना ये चाह रहा है कि ऑफिसर के पास एक एडिशनल पावर है। क्या पावर है, जनरली ये होता है कि ऑफिसर को ना सर्टिफिकेट कैंसिल करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये किसी एक्ट में ना हो तो भी होता है कि भैया अगर कोई ऑफिसर कुछ भी किसी एसएससी के अगेंस्ट कुछ भी गलत कर रहा है तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रूल 21A सब रूल 2 में क्या बोला गया कि अगर ऑफिसर को लगता है कि भैया इसकी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स पे हम काम कर रहे हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड होना चाहिए, तो उस केस के अंदर वो सस्पेंड की जगह सीधा कैंसिल भी कर सकता है और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देगा। लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अगर कोई इसे जाके कोर्ट में चैलेंज कर दे तो इस रूल को जो है गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जो है ये वापस हो जाएगा। लेट्स सी रूल 21(2) ये क्या कहता है कि भाई आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी और जो
इनवर्ड सप्लाईज आपने करी थी, मतलब जो आपने परचेजेस करी थी, तो जिस भी व्यक्ति से आपने परचेजेस करी होंगी उसने अपनी डिटेल्स अपनी जीएसटीआर 1 के थ्रू अपने पोर्टल पे डाली होगी, जो आपको दिख रही होगी एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स दी हैं या जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स है, उनमें अगर किसी भी तरीके का बाद में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस कैसे, भाई आपने जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स जो है वो कम दिखाई हुई, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लगता है कि भैया सेल्स बहुत ज्यादा थी, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट फेक बिल्स बनवा करके जो है क्लेम किया हुआ है, एक्चुअली में पता लगता है वो कम था, तो इस तरह के कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिलते हैं जिसकी वजह से आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है। तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रेशन तो इमीडिएटली आपका जो है सस्पेंड हो जाएगा, और ऑफिसर जो है आपको जो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिले हैं आपके ईमेल एड्रेस पे कम्युनिकेट करेगा अलॉन्ग विद द इंटीमेशन ऑफ सस्पेंशन कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड किया जाता है, और आपको ये बोलेगा कि भैया 30 दिनों के अंदर जो है आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल क्यों ना किया जाए, और अगर आप 30 दिन में उसे रिप्लाई नहीं दे पाते, उसे ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल मान लिया जाएगा। गॉट इट। इसके बाद 21A का सब रूल 3 बहुत ही सिंपल है कि अगर सब रूल 1 सब रूल 2 सब रूल 2 है, जो कि भी आपने मेरे साथ देखें कि सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिलते हैं या रीजन टू बिलीव है या खुद अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, तो अगर उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन का सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है किसी भी तरीके की टैक्सेबल सप्लाई इन द पीरियड ऑफ सस्पेंशन नहीं करेंगे और किसी भी तरह की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3A क्या कहता है कि ऑब्वियसली अगर आपका जो सर्टिफिकेट है सस्पेंड हो गया है तो फिर आपको किसी भी तरीके का जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कि अनयूटिलाइज्ड है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। नो रिफंड अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 किस बात का है? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन किसी भी तरीके का रिफंड नहीं मिलेगा इफ डिपार्टमेंट इनिशिएटेड द कैंसिलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन हैज बीन सस्पेंडेड। उसके बाद सब रूल 4 क्या कहता है कि जो सस्पेंशन है वो किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है, मे बी रिवोक्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। इट विल डीम टू बी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द सस्पेंशन हैड कम इनटू इफेक्ट। मतलब अगर प्रोसीडिंग्स चल रही थी कैंसिलेशन की, उसमें लगा ऑफिसर को नहीं यार इसका सर्टिफिकेट जो है कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, उस केस के अंदर आपका जो सस्पेंशन है वो रिवोक कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। सस्पेंशन कब से इफेक्टिव होगा? जिस दिन से आपका सस्पेंशन इफेक्ट में आया था। अब मैं इसको अगर आपको सरल एग्जांपल में दूं, सपोज आपको 10 जनवरी को जो है आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड किया गया था। अब 31 जनवरी को ऑफिसर को ये लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, खामा खा जो है इस व्यक्ति का हमने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, तो वो क्या करता है आपका 31 जन को एक ऑर्डर पास कर देता है, और ऑर्डर क्या करता है कि भैया जो आपका सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन था उसको जो है मैं क्या करता हूँ रिवोक करता हूँ। तो ये जो ऑर्डर पास होगा ये रिवोकेशन का कब से होगा? ये माना जाएगा कि 10 जनवरी से, जिस दिन से आपका सस्पेंशन हुआ था उसी दिन से ही आपका रिवोकेशन हो गया है। समझ में आ गई बात? तो ये रूल 21A, इसको आप पूरा का पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। रूल 20 आपने देख लिया, रूल 21A आपने मेरे साथ देख लिया और रूल 21 देख लिया। तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से जो है आप प्रिपेयर करिए फास्ट। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। देखिए, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सुओ मोटो होता है अपने आप, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जो है 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर सकता है कि भाई साहब जो आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है वो गलत है, प्लीज़ उसको रिवोक कर दीजिए और मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दीजिए। लेकिन ऐसा करने से पहले टैक्सेबल पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी उसने डिफॉल्ट्स किए हुए हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर उसने रिटर्न्स फाइल नहीं करे तो रिटर्न फाइल करे, टैक्स जमा नहीं करवाया तो टैक्स जमा करवाए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो भी है, फॉर विच रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, विल रिवोक द कैंसिलेशन रिवोक कर देगा अर्लियर ऑर्डर्ड बाय हिम। However, if officer concludes to reject the request, लेकिन ऑफिसर कहता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं हम कैंसिलेशन रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिलेशन वापस नहीं ले सकते, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue। आपको मैंने बार बार बताया है कि there is a constitutional right ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ये कंक्लूड करता है कि कैंसिलेशन रिवोक नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, तो वो एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंक्लूड होता है। फटाफट इसको सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए।